हेलो, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ एवं मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे और कल हमने सेंचुरी मार दी थी। प्यारे बच्चों, हमने क्या मार दिया था? शतक मार दिया था। आज उसके आगे हम अपने प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए आज आपकी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक प्यारे दोस्तों, देखिए मैं सबसे पहले आपको कुछ बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके बीटीसी यानी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो बीटीसी का फुल फॉर्म होता है, डीएलएड की परीक्षा की तिथि जो है घोषित हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों, इधर उधर की ना बात करते हुए अपने अपने तैयारी में सभी लोग जुट जाइए, क्योंकि ज्यादा समय अब आपके पास बचा हुआ नहीं है। ठीक प्यारे बच्चों, तो किसी ने क्या कहा है प्यारे बच्चों? किसी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको नींद आने नहीं देते हैं। तो सीधे उधर उधर की बात ना करते हुए प्यारे बच्चों अपने टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। कल हमने 100 तक क्वेश्चनों को कर लिया था, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कह रहे हैं प्यारे बच्चों की अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, यानी अभिव्यक्ति क्या होती है? सबसे पहले आप समझिए प्यारे बच्चों कि अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। यानी जब किसी के सामने आप अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो आप क्या करते हैं? उससे अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। ये बात समझिए। कह रहा अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, कह रहा है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास करना। कहना है कि अभिव्यक्ति का क्या उद्देश्य होता है? भाषा और साहित्य में रुचि का विकास करना है। यानी आप किसी भाषा में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, किसी साहित्य में कितनी आपकी रुचि है, उससे कितना लगाव है, आप उसे पढ़ना पसंद करते हैं, लिखना पसंद करते हैं नहीं, ये उसकी क्या होती है? रुचि होती है। फिर कह रहे हैं बोलने की योग्यता। कह रहे हैं बोलने की योग्यता, अर्थात जब आप किसी भाषा और साहित्य में रुचि लेंगे, जब आप किसी बुक को पढ़ेंगे, तभी किसी के सामने क्या बोलना है ये जानेंगे। ठीक, फिर क्या कर रहे हैं? लिखने की योग्यता। ठीक, फिर लास्ट को ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों उपयुक्त सभी। तो कह रहे हैं अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है। जो प्यारे बच्चों अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है ना, वह क्या होता है? हमारा भाषा और साहित्य में रुचि का विकास भी होता है, बोलने की योग्यता भी होती है, लिखने की योग्यता भी होती है। अर्थात हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है? दाफार दवात वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात अभिव्यक्ति का उद्देश्य भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता और लिखने की योग्यता। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहे हैं मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं? मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात आप समझिए कि मौखिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है प्यारे बच्चों? हमने आपको उस दिन बताया था कि जो आपकी वो होती है भाषा, उसके कितने भागों में बांटते हैं हम लोग? 3 प्रकार से बांटते हैं। एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित और एक होता है सांकेतिक। क्या क्या? मौखिक, लिखित और एक क्या होता है आपका? सांकेतिक। मौखिक, लिखित, एक होता है आपका प्यारे बच्चों सांकेतिक। ठीक, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अर्थात मौखिक के अंतर्गत क्या आता है प्यारे बच्चों? मौखिक के अंतर्गत क्या आता है? किसी चीज को पढ़ना। किसी चीज को क्या होता है? पढ़ना। ठीक, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? मौखिक। ठीक, मौखिक। लिखित क्या होता है? जब उसी चीज को, पढ़ी हुई चीज को क्या कर देते हैं हम? लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। तो हमारा किस में आ जाता है? लिखित में आ जाता है। आई बात समझ में? और सांकेतिक क्या होती है? सांकेतिक क्या होता है? जब किसी से आप इशारों के द्वारा बात करें कि कैसे करें, और भाई क्या हाल है, कैसे हो, तो हम क्या कर रहे हैं? किसी से संकेत कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं। सांकेतिक भाषा अर्थात जहां पर इशारों में आप किसी से क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं। अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? इशारों के द्वारा करते हैं। हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? वो हमारा सांकेतिक होता है। और मौखिक क्या होता है? जब आप किसी चीज को क्या करते हैं? पढ़ते हैं या फिर क्या करते हैं? बोलते हैं। पढ़ना और बोलना हमारा क्या हो जाता है? मौखिक हो जाता है। आई बात समझ में? और लिखना हमारा क्या होता है? लिखित होता है। और इशारों में किसी से बात करना क्या होता है? सांकेतिक होता है। तो कह रहे हैं मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। क्या करें? शुद्ध उच्चारण। भाई किसी के सामने क्या बोलना है, जब तक आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो वो व्यक्ति आपके भाव में विचारों को कैसे समझेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, जब वो क्या कहता है मम्मी से, मम मम वानी, वो तो मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, तब उसकी माँ समझ जाती है कि वानी यानी वानी मम किसको कर रहा है? पानी को कर रहा है। लेकिन जब तक आप किसी चीज का शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक कोई कैसे जानेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति। फिर कह रहे हैं शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति।
यानी आप किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं तो वो सही होनी चाहिए, इसकी भाषा क्या होनी चाहिए, शुद्ध का मतलब सही होनी चाहिए। कह रहे हैं सशक्त भाषा, बिल्कुल भाई, जब तक आप किसी चीज को लेकर अनुशासन में नहीं रहेंगे, अनुशासित नहीं रहेंगे, तब तक आपका मानसिक शारीरिक या कोई विकास नहीं होगा। तो हमारा कौन सा आसन सही हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं, उपर्युक्त सभी। मौखिक अभिव्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं, शुद्ध उच्चारण, सशक्त भाषा एवं शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति। हमारा कौन सा आसन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, द फॉर दवात वाला। आई बात समझ में? देखिए ध्यान से, कह रहे हैं, देखिए कथन वाला क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों कि यह स्टेटमेंट किसने दिया है, यह कथन किसने कहा है। कह रहा है आपका जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि किसने कहा था कि मेरा विचार है कि, किसने कहा था कि मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में, किसके जीवन में प्यारे बच्चों, पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है। प्यारे बच्चों, आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 103 दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में, ठीक, पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य क्या होता है, उपयोगी सिद्ध होता है। अर्थात कोई कार्य लिखित कार्य की अपेक्षा आप क्या करें, लिखने से ज्यादा किस पे करें, मौखिक करें, यानी बोलें, पढ़ें उसे। आई बात समझ में? तो हमारा कौन, यह कथन किसने कहा था, कह रहे हैं मैकाले ने, डॉक्टर सन ने, रायबर ने। नहीं प्यारे बच्चों, यह जो कथन था ना वो किसने कहा था, लेम बार्न ने। किसका कथन है, लेम बार्न का। आई बात समझ में? अगला देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं साहित्य में रुचि, यानी साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। यानी आप किसी लिटरेचर में, किसी साहित्य में कैसे रुचि उत्पन्न करेंगे प्यारे बच्चों। साहित्य मतलब समझ रहे, साहित्य किसे कहते हैं, अरे भाई जो आपकी कहानी होती है ना, कहानी होती है, आपकी जो कविता होती है, ये सब किसका भाग होता है, ये सब किसका भाग होता है, साहित्य का भाग होता है। भाषण में जब तक आप किसी कहानी को पढ़ेंगे, कविता को पढ़ेंगे, जब तक आप उसमें रुचि नहीं लेंगे तब तक कैसे आप साहित्य को समझेंगे। ठीक, तो कह रहे हैं कि साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। कह रहे हैं वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, अर्थात आप किसी कविता को पढ़े या किसी क्वेश्चन को पढ़े, एक दूसरे से क्या करें, अपने भाव या विचारों को बात करें, उनसे वाद विवाद करें। कह रहे हैं कवि दरबार में, यानी उस कविता को कवियों के दरबार में प्रस्तुत करें। ठीक, फिर क्या करें, अंत्याक्षरी के द्वारा। ठीक, या फिर कह रहे हैं उपयुक्त सभी। ठीक, तो कह रहे हैं साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है प्यारे बच्चों, किसके द्वारा, वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा भी की जा सकती है, कवि दरबार के द्वारा भी की जा सकती है, और अंत्याक्षरी के द्वारा भी की जा सकती है। हमारा कौन सा आसन सही हो जाएगा, दा वाला। आई बात समझ में? ठीक प्यारे बच्चों, हमारा कौन सा आसन सही हो जाएगा, दा पर दवात वाला। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ पे आगे आपको समझा देता हूँ। देखिए ये जो अंत्याक्षरी लिखा हुआ है ना, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है शुद्ध वर्तनी वाले में, अंताक्षरी शुद्ध कैसे होता है। कितने लोग क्या समझते हैं कि अंताक्षरी ऐसे लिखा जाता है, अंताक्षरी ऐसे लिखा जाता है। प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, गलत है। अंताक्षरी हमारा कैसे लिखा जाता है, एकदम बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ आपके बोर्ड पे क्या होता है, अंत्याक्षरी। और इसे अंत्याक्षरी क्यों कहते हैं, अर्थात अंत्याक्षरी जब हम कहते हैं कि शुरू करो अंताक्षरी, तो यानी अंताक्षरी कहाँ से शुरू होती है प्यारे बच्चों, यानी अंतिम अक्षर से स्टार्ट होने के कारण, क्या, अंतिम अक्षर से शुरू होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, अंत्याक्षरी कहते हैं। अर्थात आई बात समझ में? नहीं कहते हैं कि शुरू करो अंत्याक्षरी लेकर हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो आप क्या कहते हैं, लास्ट में क्या आया, काम, माँ आया, तो आप क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, चला हो तू माँ सिखा। नहीं कहते हैं चला हो तू माँ सिखा। उसके बाद आप अपना क्या करते हैं, गीत उत गाना शुरू कर देते हैं। तो साहित्य में रुचि किसके द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा, कवि दरबार के द्वारा, अंत्याक्षरी के द्वारा। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, उपयुक्त सभी। हमारा दा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आई बात समझ में? हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, यानी लिखित अभिव्यक्ति, यानी लिखित अभिव्यक्ति किस उद्देश्य से की जाती है, किस पर्पज से की जाती है। यानी आप किसी भी कंटेंट को, किसी भी वस्तु को, ठीक, किसी भी पाठ को क्यों लिखते हैं, कह रहे हैं क्यों लिखते हैं, स्वतः लेखन में रुचि के लिए। अर्थात आप इसलिए लिखते हैं कि आपकी लिखने में क्या हो जाए, लिखने में आपका क्या इंटरेस्ट बढ़ जाए, लिखने में आपका क्या हो जाए, लिखने में आपकी क्या हो जाए, लिखने में आपकी रुचि क्या हो जाए, बढ़ जाए, इसलिए लिखते हैं। या फिर शब्दकोश में वृद्धि करने के लिए कि आपके शब्दकोश में वृद्धि हो जाए, ठीक, या फिर श्रुत लेखन के लिए,
अर्थात सुनकर लिखने के लिए किस लिए करते हैं? तो लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है प्यारे बच्चों? उपयुक्त सभी, अर्थात स्वतः लेखन में भी रुचि के लिए करते हैं, शब्दकोश में वृद्धि के लिए भी करते हैं और सुनकर लिखने के लिए भी करते हैं। तो लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है हमारा? फिर वही हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? द वाला। आई बात समझे प्यारे बच्चों? तो लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है स्वतः लेखन में वृद्धि, शब्दकोश में वृद्धि, सुनकर लिखने में वृद्धि, यानी उपयुक्त सभी। स्वतः लेखन मतलब स्वयं लिखना, अपने आप स्वयं लिखते हो तो उसे क्या कहते हैं? स्वतः लेखन कहते हैं। आई बात समझ में? फिर ध्यान दीजिए, कह रहे हैं सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आ गया, सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है? सबसे पहले जानिए कि क्रियाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है प्यारे बच्चों। एक होती है सकर्मक क्रिया, किसकी बात कर रहे हैं हम? क्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक ठीक, किसकी बात कर रहे हैं? क्रिया की बात कर रहे हैं। तो क्रिया को हमने क्या बताया? इसको 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है आपकी सकर्मक क्रिया, क्या होती है प्यारे बच्चों? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक। और एक होती है आपके प्यारे बच्चों अकर्मक क्रिया, क्या होती है? अकर्मक क्रिया। नाम से ही स्पष्ट है प्यारे बच्चों की सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। आई बात समझ में? सकर्मक क्रिया यानी सकर्मक क्रिया क्या मतलब? यानी जिसमें कर्म हो, जो कर्म के क्या हो? जो कर्म के साथ हो। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? जो कर्म के साथ हो, कर्म के साथ प्रयुक्त हुई हो, कर्म के साथ प्रयुक्त हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? और अकर्मक क्रिया क्या होता है? हम बताए थे आ का सेंस नहीं के अर्थ में करते हैं, यानी बिना, यानी जो बिना कर्म के हो। क्या हो प्यारे बच्चों? जिस वाक्य में कोई कर्म ना हो, जो बिना कर्म के प्रयुक्त हुई हो, उसे क्या कहते हैं हम? बिना कर्म के जो क्रिया प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें क्या हो? कर्म के साथ क्रिया प्रयुक्त हुई हो। कह रहे हैं तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है? जागना, या फिर हंसना, या फिर सोना, या फिर लिखना। आई बात समझ प्यारे बच्चों? कभी भी जब आपको सकर्मक और अकर्मक में दिक्कत आए ना, तो आप क्या कीजिए, उस जो आपका वाक्य दिया रहा, यहाँ तो मान लीजिए सिर्फ एक शब्द दिया गया है, वाक्य में आप क्या कीजिए? क्या, ठीक, किसे और किसको, क्या, किसे और किसको करके हम क्या करते हैं? वाक्य में प्रश्न करते हैं। अगर हमें उत्तर मिल जाता है, क्या, किसको करके क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। अगर हमको उत्तर मिल जाता है तो हमारी कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। आई बात प्यारे बच्चों समझ में? तो इसमें कह रहा है सकर्मक, निम्नलिखित क्वेश्चन में क्या कर रहा है? सामने हमारा क्वेश्चन जो है कह रहा है सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है? सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है प्यारे बच्चों? हमसे कह रहा है। ठीक, तो जो आपका ये लिखना होता नहीं, हमारी क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। ठीक, आप नहीं क्वेश्चन करते हैं क्या लिखते हैं, तो आप कहते हैं क्या लिखते हैं, तो मैं आप क्या कहते हैं कि मैं किसी चैप्टर को क्या मैं लिख रहा हूँ? क्रिया के बारे में, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ? क्रिया को लिख रहा हूँ। ठीक, तो क्या लिखते हैं? आंसर मिला ना? तो क्या लिखते हैं हम? मान लीजिए मैं क्या लिखता हूँ? मैं एक कविता लिखता हूँ, तो क्या लिखता हूँ? कविता लिखता हूँ। अगर आंसर मिल गया तो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। और अगर आंसर नहीं मिला तो फिर कौन सी क्रिया हो गई प्यारे बच्चों? अकर्मक क्रिया। क्या सोता है? आंसर मिला, नहीं मिला। क्या जागता है? नहीं मिला। अगर कहते कौन जागता है, कौन सोता है, ठीक, लेकिन हमें कौन करके प्रश्न नहीं करना है, हमें क्या करके प्रश्न करना है? क्या, किसे और किसको। अगर आंसर मिलता है तो सकर्मक क्रिया, और आंसर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जो कर्म के साथ प्रयुक्त होती है। और अकर्मक क्रिया क्या होती है? जो बिना कर्म के प्रयुक्त होती है। वह कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों? जो लिखना हमारा ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। बाकी ये जो तीनों क्रियाएं दी हुई है ना, चाहे जागना, चाहे सोना, ये सब कैसी क्रियाएं हैं प्यारे बच्चों? ये सब अकर्मक क्रियाएं। कैसी क्रियाएं हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। और बाकी सब हमारा जो लिखना है वो क्या है? सकर्मक क्रिया है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? ठीक, कह रहे हैं किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? सबसे पहली बात प्यारे बच्चों आप समझिए, वाच्य। ठीक, तो वाच्य कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? वाच्य हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा हमारा होता है प्यारे बच्चों? सामने आपका लिखा है पहला ही वाच्य, क्या लिखा है प्यारे बच्चों? सामने आपके लिखा हुआ देखिए, पहला जो वाच्य हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? हमारा जो सामने लिखा हुआ है कृतवाच्य। क्या होता है? कृतवाच्य। ठीक, फिर आपका क्या होता है? कर्मवाच्य। क्या होता है? कर्मवाच्य। फिर आपका अगला क्या होता है? भाववाच्य। क्या होता है? भाववाच्य। अब कृतवाच्य किसे कहते हैं प्यारे बच्चों?
जिस वाक्य में क्या, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो प्यारे बच्चों, कर्ता की प्रधानता हो, वहां पर कौन सा वाच्य होता है, वहां पर कृतवाच्य होता है। कर्मवाच्य क्या हो गया, वही बात जहां पर वहां कर्ता की प्रधानता, तो यहाँ किसकी प्रधानता होगी, जहां पर कर्म की प्रधानता हो, जहां पर क्या हो प्यारे बच्चों, कर्म की प्रधानता हो, वहां कर्मवाच्य। और जहां पर भाव की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो, भाव की प्रधानता हो, अर्थात ना तो कर्म की प्रधानता हो, भाव की प्रधानता हो, और ना ही किसकी हो, ना ही कर्ता की प्रधानता हो, वहां पर भाव की प्रधानता हो, तो हमारा कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य। तो क्या करें कि किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, बताइए। ममता पुस्तक पढ़ती है, ममता पुस्तक पढ़ती है, यह है कि शायद वह राम का भाई है, ये वाला सही होगा। या फिर रमेश स्कूल जाओ, या फिर बैठा नहीं जाता। देखिए प्यारे बच्चों, जहां पर कभी भी ना नहीं शब्द आ जाए, क्या नहीं शब्द आ जाए, कि राम से तो चला नहीं जाता, राम से तो चला नहीं जाता, राम से तो चला नहीं जाता, यानी जहां पर भी कहीं नहीं का प्रयोग किया जाए, वहां पर हमेशा कौन सा वाच्य होता है प्यारे बच्चों, भाववाच्य होता है। या फिर जहां पर वाक्य में जोर दिया जाए, वहां पर कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य। और कृतवाच्य क्या क्या कहाँ होता है प्यारे बच्चों, जहां पर क्या होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। और कर्मवाच्य क्या होता है प्यारे बच्चों, जहां कर्म की प्रधानता होती है। लेकिन हमारा क्या क्वेश्चन है कि किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसमें से इन चारों में से कोई एक ऐसा वाक्य बताइए जिसमें कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिए, कह रहा ममता पुस्तक पढ़ती है, ममता पुस्तक पढ़ती है प्यारे बच्चों। हमारा क्या क्वेश्चन है, ममता पुस्तक पढ़ती है, तो भाई पुस्तक कौन पढ़ रही है, किस पे जोर दिया जा रहा है, ममता पे, कि पुस्तक कौन पढ़ती है, पुस्तक को ममता पढ़ती हो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला, क्योंकि यहाँ कर्ता की प्रधानता, किसकी प्रधानता है, कर्ता की, ममता पुस्तक पढ़ती है। ठीक, रमेश स्कूल जाओ, भाई रमेश स्कूल जाओ, यहाँ तो आप किसी को क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, तो हमारा कौन सा वाक्य हो गया, ये हमारा आज्ञावाचक वाक्य हो गया। आई बात समझ में, आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक वाक्य हो गया। आई बात समझ में, तो हमारा कौन सा सही होगा, किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, ममता पुस्तक पढ़ती है, यही वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आ से अनार वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो आपको समझ में आया कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य क्या होता है, जहां पर कर्ता की प्रधानता हो, ठीक। कर्मवाच्य क्या होता है, जहां कर्म की प्रधानता हो। भाववाच्य क्या होता है, जहां भाव की प्रधानता हो, अर्थात ना तो कर्ता की प्रधानता हो और ना ही कर्म की प्रधानता हो। ठीक, वहां पर कौन सा वाच्य होगा, वहां पर भाववाच्य होगा। ठीक, और हम क्या बताएं कि भाववाच्य पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है प्यारे बच्चों, वाक्य में अगर कहीं नहीं और से आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाइएगा कौन सा वाच्य है हमारा, भाववाच्य। जैसे राम से चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता। आई बात समझ में, यहाँ कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो ममता पुस्तक पढ़ती है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आ से अनार वाला। आई बात समझ में, ध्यान दीजिए। करें, जो गरीबों की सहायता करते हैं, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। सही बात भाई, जो गरीबों की, दीन दुखियों की सहायता करते हैं वही तो क्या होते हैं, सच्चे पुरुष होते हैं, जिसे आप इंग्लिश में जेंटलमैन कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं। करा इस वाक्य में, ठीक, कौन सा वाक्य है, या एक सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं, कि जो गरीबों की सहायता करते हैं प्यारे बच्चों वे धर्मात्मा होते हैं। अर्थात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। अर्थात एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है प्यारे बच्चों, निर्भर है, कि जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। तो बताइए यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य, कि जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। हमारा कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों। सरल वाक्य क्या होता है, जैसे मैं सीधे सरल वाक्य क्या कर दूं, मैं सीधे लिख दूं सिंपल सा कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, यह एक सरल वाक्य है। ठीक, लेकिन यहाँ क्या था कि जो गरीबों की सहायता करते हैं वे क्या होते हैं, धर्मात्मा होते हैं। तो हमारा कौन सा वाक्य होगा,
संयुक्त वाक्य होगा। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। अर्थात कोई आपका दोस्त है, आपका मित्र है, वह क्या कह रहा है, उसकी कुछ इच्छा हो रही है, वह कह रहा है कि मैं चाहता हूं। आपका मित्र क्या चाहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। वाक्य किस कोटि का है, किस कोटि का मतलब समझ रहे हैं? ये क्या पूछ रहे हैं? कोटि का मतलब पूछ रहे हैं इनमें कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं, सरल है, संयुक्त है या फिर मिश्र है। कैसा वाक्य है यह कि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं। ठीक, तो बताइए क्या यह सरल वाक्य है कि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, या फिर संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा प्यार, देखिएगा प्यारे बच्चों, और इसका आंसर आप दीजिए आराम से कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। यह जो वाक्य है किस कोटि का वाक्य है बताइए प्यारे बच्चों? मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ क्या करूं प्यारे बच्चों? खेलूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ क्या करूं? खेलूं। तो बताइए जहां पर की मिल जाए, आपको क्या मिल जाए? की मिल जाए, वहां पर कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य होगा। ठीक, कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, तो हमारा कैसा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है। ठीक, कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। आई बात समझ में? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों? श वाला। कौन सा ऑप्शन सही होगा? श वाला। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। क्या प्यारे बच्चों? विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। विस्मयवाचक वाक्य की सबसे अच्छी पहचान मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जहां पर भी कहीं पर आपको संबोधन का चिन्ह मिल जाए वहां समझ जाइएगा कि कौन सा वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है। आई बात प्यारे बच्चों समझ में? ठीक, यह सबसे अच्छी पहचान होती है विस्मयवाचक वाक्य पहचानने की। अर्थात विस्मय, जहां पर किसी चीज के बारे में पढ़े आप, लिखे आप, तो क्या हो, सुने तो क्या हो, आपको आश्चर्य हो, विस्मय हो, वहां पर कौन सा वाक्य होता है? विस्मयवाचक वाक्य। कह रहे हैं मधुर भाषा, मधुर भाषण वाणी का तप है। इसमें कोई भाई आपको आश्चर्य हो रहा है कि मधुर भाषण वाणी का तप है? नहीं। कह रहे हैं कटु वचन मन को आहत करता है। वो तो सही बात है कि कड़वे वचन आपकी मन ही नहीं, आपकी अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। सुने है ना भाई, जो बोली होती है ना, वो गोली से भी खतरनाक होती है। आई बात समझ में? तो सामने वाले को, आज का जमाना तो वैसा आ गया है कि सामने वाले को लोग क्या कर रहे हैं, बंदूक गोली से ना मार के सीधे क्या कीजिए, बातों से मारिए। आई बात समझ में? तो कह रहे हैं कि मधुर वाणी का तप है, कटु वचन को आहत करता है। फिर कह रहे हैं गंदगी सदैव हानिकारक है। ये बताइए इनमें से कहीं आपको कोई विस्मय या आश्चर्य जैसी चीजें पता चल रही हैं? नहीं चल रही भाई। सिर्फ एक ही देखिए वाक्य है कि छी कितनी बुरी बात है। छी छी, जब आप क्या कहते हैं, छी छी कितनी बुरी बात है, तो यानी यहाँ हमारा कौन सा वाक्य है? विस्मय वाचक वाक्य है। आई बात समझ में? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? श वाला। तो यह वाक्य किस कोटि का है? तो यह वाक्य जो है विस्मयवाचक कोटि का वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है। आई बात समझ प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है। सबसे पहले आप समझिए, वाक्य आज हम पढ़ रहे हैं, क्या बच्चों पढ़ रहे हैं? वाक्य पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है। भाई निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है, अर्थात जहां पर किसकी बात की जाए, आप कुछ इच्छा, अपनी कामना प्रकट करते हो। आई बात समझे? कह रहे हैं पहला है, देखिए, सौरभ को बुलाओ। सौरभ को बुलाओ, अर्थात भाई आप किसी को कह रहे हैं कि उसे क्या कीजिए, बुलाइए, यानी आप उसे क्या दे रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। तो हमारा कैसा वाक्य है? आदेश सूचक वाक्य है। बात समझे? कह रहे हैं तुम्हारा मन मंगल हो, तुम्हारा मन मंगल हो, अर्थात आप क्या कर रहे हैं? कामना कर रहे हैं, आप इच्छा कर रहे हैं कि तुम्हारा मन क्या हो? मंगल हो। तो हमारा यही क्या हो जाएगा? इच्छार्थक वाक्य होगा। ठीक, फिर अगला वाक्य है तुमने सुना होगा आज विद्यालय में अवकाश है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? तुम्हारा मन मंगल हो। हमारा जो बा वाला ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो तुम्हारा मन मंगल हो, यह मेरी क्या है? कामना है, मेरी इच्छा है कि सब कुछ क्या हो? मंगलमय हो। तो ये हमारा क्या है? इच्छार्थक वाक्य है। आई बात समझ में? कह रहे हैं राकेश आया होगा। अरे भाई सुनकर ही स्पष्ट हो रहा है
कह रहे हैं कि राकेश आया होगा वाक्य है, अर्थात कैसा वाक्य है? हमारा ऑप्शन क्या है? विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या संकेतवाचक। राकेश आया होगा, अरे भाई श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है, अभी आपको क्या है? शंका है, संदेह है कि राकेश आया होगा, यानी आपको क्या है? संदेह है कि राकेश आया होगा, आप श्योर नहीं। तो हमारा कौन सा वाक्य है? यह संदेहवाचक वाक्य है। राकेश आया होगा कैसा वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है प्यारे बच्चों? अभी मैं आपको समझाया कि इच्छावाचक वाक्य क्या होता है, अभी आपको समझाया कि मेरी इच्छा है कि आप क्या हो? जल्दी से क्या पा जाएं? नौकरी पा जाएं, आप जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मेरी क्या है? मेरी कामना है कि आप जल्दी से अपने लक्ष्य को क्या करें? आप जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ये मेरी क्या है प्यारे बच्चों? मेरी कामना है, मेरी इच्छा है कि आप जल्दी से अपने लक्ष्य को क्या करें प्यारे बच्चों? प्राप्त करें। तो हमारा क्या हो गया? इच्छा वाचक वाक्य हो गया। ठीक, फिर क्या कर रहे हैं कि विस्मयवाचक वाक्य। अरे भाई किसी चीज को आप देखते हैं जब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अभी पहले ही क्वेश्चन आया था कि छी कितनी बुरी बात है, तो आपका क्या हो गया? आश्चर्य होगा। ठीक, तो विस्मयवाचक जिसमें जहां पर क्या हो? विस्मयवाचक वाक्य वहां पर होता है जहां पर आश्चर्य का बोध हो। किसका बोध हो प्यारे बच्चों? जहां पर आश्चर्य का बोध हो वहां पर कैसा वाक्य होता है? वहां पर विस्मयवाचक वाक्य होता है। और हम बताए थे कि इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? कि संबोधन का चिन्ह, संबोधन का चिन्ह मिलेगा। तो राकेश आया होगा यानी आपको अभी संदेह है, आप श्योर नहीं है कि राकेश आया है कि नहीं। जहां पर होगा मिल जाए ना, होगा होगी मिल जाए, वहां पर कौन सा वाक्य होता है प्यारे बच्चों? संदेहवाचक वाक्य होता है। आई बात समझ में? हमारा अगला क्वेश्चन कर रहे हैं प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं प्यारे बच्चों। आज तक आपने विशेषण सुना होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन है कि प्रविशेषण कहते हैं प्यारे बच्चों। जो विशेषण होता है, सबसे पहले आप बताइए विशेषण क्या होते हैं प्यारे बच्चों? विशेषण क्या होते हैं पहले बताइए, तब मैं आपको बताऊं कि प्रविशेषण क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता हो? विशेषता बताता हो। जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हो? हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? विशेषण। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि विशेषण किसे कहते हैं। अरे भाई जब तक हमें विशेषण ही नहीं पता रहेगा कि विशेषण किसे कहते हैं, हम कैसे बताएंगे कि पराविशेषण क्या होता है? भाई पहले तो हमको ये पता चले कि विशेषण क्या होता है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता हो? विशेषता बताता हो, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कह दूं, कोई वाक्य मैं ले लूं प्यारे बच्चों, जैसे कह दूं राम अच्छा है। राम अच्छा है यानी यहाँ पर राम कैसा है? अच्छा है। तो ये जो राम है ना, ये आपका क्या हो गया? कर्ता हो गया। जो अच्छा आपका होगा यह क्या है प्यारे बच्चों? एक विशेषण है। यानी कैसा विशेषण है? कि राम अच्छा है, यानी अच्छा हमारा क्या है? एक विशेषण है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि जो विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है, या फिर विशेष के पहले लगने वाला विशेषण, या फिर विशेष की विशेषता बताने वाला शब्द, या फिर विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो प्यारे बच्चों जो आपका प्रविशेषण होता है ना, यह विशेषण की भी विशेषता बताता है। प्रविशेषण क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, प्रविशेषण आपका क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, प्रविशेषण आपका क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, जो आपका प्रविशेषण होता है ना, प्रविशेषण किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों? प्रविशेषण किसकी बात कर रहे हैं? प्रविशेषण यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण की भी, विशेषण तो विशेषता बताता है, लेकिन उस विशेषण की भी कोई विशेषता बताता है तो वो क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। विशेषण की भी क्या बताने वाले शब्द? विशेषण की भी, एक मिनट प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, विशेषण की
लेकिन एक मिनट पहले ही ऑप्शन में आपका दिया कि जो विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्राय विशेषण कहलाता है। आई बात समझ में? कैसे? जैसे कोई वाक्य लिखिए कि मैं कह दूं राम अच्छा है। अभी मैं लिखा था वाक्य, देखिए ध्यान से, मैंने क्या लिखा था कि राम अच्छा है। तो ये बताइए इसमें कोई प्राय विशेषण है? नहीं, राम अच्छा है, अच्छा तो सिर्फ एक विशेषण है। लेकिन अगर मैं कह दूं प्यारे बच्चों कि राम बहुत अच्छा है, राम थोड़ी बहुत नहीं, राम बहुत अच्छा है, राम बहुत अच्छा है, तो यानी राम अच्छा तो है ही, ठीक, राम अच्छा तो, एक मिनट प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, राम अच्छा तो है ही, लेकिन कितना अच्छा है? अगर पूछूं कि राम अच्छा है लेकिन कितना अच्छा है? राम बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है प्यारे बच्चों? राम बहुत अच्छा है, ठीक, राम बहुत अच्छा है, ठीक। तो ये जो बहुत शब्द आया ना, ये आपका क्या है? प्रविशेषण है, प्रविशेषण है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? अर्थात विशेषण क्या है कि राम अच्छा है, राम की विशेषता बता रहा है कि राम अच्छा है, लेकिन राम कितना अच्छा है? राम बहुत अच्छा है। अर्थात विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? आ वाला। जैसे मैं कह दूं प्यारे बच्चों कि गाय काली है, अगर मैं सीधे से कह दूं कि गाय काली है, अर्थात यहाँ पर गाय काली है, तो गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है? काली है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि गाय बहुत ज्यादा काली है या गाय बहुत काली है, तो क्या हो गया? जो बहुत शब्द आया वही हमारा क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। तो आई बात समझ में? प्रविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। आपको अच्छा, आशा करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए, कहने विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध का मतलब प्यारे बच्चों जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी जो सही नहीं हो, जो सही ना हो, यानी अशुद्ध हो, यानी जिसे आप कहते हैं इनकरेक्ट। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों इंग्लिश में? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, यही तो हमारा क्या है? अशुद्ध होता है, ठीक। तो कह रहे हैं कि विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। कह रहे हैं आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसमें कोई अशुद्धि आपको दिख रही है? फिर या फिर कह रहे हैं शीला गुणवान नायिका है, ठीक। फिर कह रही है, क्वेश्चन कह रहा है कि गुड़िया तेज चलती है, गुड़िया तेज चलती है, हीरा चतुर बालक है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और समझिए, बहुत बारीकी से इसमें दिया हुआ है प्यारे बच्चों अशुद्ध वाक्य का चयन करना। आपको देखने में लग रहा होगा कि सभी वाक्य सही हैं भाई, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, शीला गुणवान नायिका है, गुड़िया तेज चलती है, हीरा चतुर बालक है। अरे प्यारे बच्चों यहाँ पर शीला है, शीला कैसा शब्द होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। कैसा शब्द होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो यहाँ पर गुणवान होगा प्यारे बच्चों या फिर गुणवती होगा? ये प्यार बताइए हमको, क्या होगा? गुणवती होगा। आई बात समझ में? इसीलिए हमारा क्या है? ये वाला ऑप्शन क्या है? अशुद्ध है। ये वाला ऑप्शन क्या है? अशुद्ध है। और वो हमसे पूछा था कि शीला गुणवान नायिका है, नहीं, शीला गुणवान नहीं, शीला गुणवती नायिका है। कैसी नायिका है? गुणवती नायिका है। अगर शीला के जगह पे आ जाता क्या? हीरा, हीरा गुणवान नायक है, ठीक। तो हमारा क्या होता? तब क्या होता? यहाँ पर ये वाला वाक्य सही होता। लेकिन हमारा क्या क्वेश्चन था कि अशुद्ध वाक्य है, तो शीला गुणवान नहीं भाई, शीला गुणवती नायिका है। नायिका की बात कर रहे हैं, और नायक और शीला कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, और नायिका भी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बा वाला, बा पर बकरी वाला, गुणवान नहीं भाई, गुणवती। बहुत बारीकी से क्वेश्चन को देखा करिए, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आई बात समझ में? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? अब भाई आप अच्छे से समझ लीजिए कि आप पहचानेंगे कैसे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया। भी एक क्वेश्चन आया था, फिर से आपको एक बार समझा दे रहा हूं कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। बहुत आराम से प्यारे बच्चों हम समझेंगे। अभी आपको बताए कि क्रिया को कितने प्रकार से बांटते हैं? 2 प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से बांटते हैं प्यारे बच्चों? 2 प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक कैसे बांटते हैं? एक होता है सकर्मक, क्या होता है? सकर्मक। और एक क्या होता है प्यारे बच्चों? अकर्मक। क्या होता है? अकर्मक। अब फिर आपको बताया कि सा का मतलब क्या होता है? अर्थात साथ। सा का मतलब क्या होता है? साथ, अर्थात किसके साथ? जिसके साथ क्या हो? जो कर्म के साथ प्रयुक्त हुई हो। जो किसके साथ प्रयुक्त हुई हो? कर्म जिसमें साथ हो, कर्म के साथ, यानी कर्म के साथ जो क्रिया प्रयुक्त होती है वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। और जो कर्म के बिना प्रयुक्त होती है, किसके बिना प्यारे बच्चों? कर्म के बिना, अर्थात जिसमें कर्म ना पाया जाए, जिसमें कर्म ना पाया जाए, वो हमारी क्या होती है?
अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। पहले आप इन चारों ऑप्शंस को भूल जाइए, पहले मैं जो आपको समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, ठीक। कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाला क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए ना, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, चुटकियों में पहचान जाएंगे कि सकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया है। आप क्या कीजिए, वाक्य में ना जितने वाक्य दिए हैं इनमें से कोई वाक्य ले लीजिए और इनमें से प्यारे बच्चों ना क्या, किसे या किसको, क्या, किसे या किसको लगाकर क्या करते हैं हम लोग, प्रश्न करते हैं। अगर हमारा आंसर मिल जाता है तो कौन सी क्रिया होती है, क्या, किसे और किसको करके क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। उस वाक्य में प्रश्न पूछते हैं, क्या, किसे और किसको लगाकर क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। अगर आंसर मिल जाता है, अगर आंसर मिला, उत्तर आया, उत्तर मिला, तो हमारी कौन सी क्रिया होगी प्यारे बच्चों, उत्तर मिला अगर तो हमारी सकर्मक क्रिया, और उत्तर नहीं मिला तो हमारी कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब आप इस फार्मूले को आजमा कर देख लीजिए। करें किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, संजय पानी लाओ, क्या है, देखिए प्यारे बच्चे एक मिनट, करें क्या, संजय पानी लाओ, ध्यान से देखिए सभी लोग, करें संजय पानी लाओ, क्या है हमारा पहला ऑप्शन कि संजय पानी लाओ। बताइए सकर्मक क्रिया है, या फिर कह रहा है हीरा खाना खा चुका है, ठीक, हीरा खाना खा चुका है, या फिर शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, बालक लिखता। आप बताइए इसमें से कौन सा वाक्य जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है प्यारे बच्चों, आई बात समझ में, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं संजय पानी लाओ, संजय पानी लाओ, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, शिक्षक ने छात्र को, अच्छा ये बताइए संजय पानी लाओ यानी क्या लाओ, कह रहे हैं संजय पानी लाओ, अर्थात जब संजय पानी लाओ अर्थात आप किसी को क्या दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, ठीक। कह रहा हीरा खाना खा चुका है, हीरा खाना खा चुका। फिर शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, यानी शिक्षक ने किसको पढ़ाया, छात्र को पढ़ाया, शिक्षक ने किसको पढ़ाया, छात्र को पढ़ाया। तो हमारा कौन सा आसन सही हो जाएगा, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, ये हमारा क्या है, सकर्मक क्रिया है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों, क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न पूछते हैं, अगर उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया क्या होती है, जो कर्म के साथ प्रयुक्त होती है वो सकर्मक, और जो कर्म के बिना प्रयुक्त होती है वो क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, किसको पढ़ाया, छात्र को पढ़ाया, और किसने पढ़ाया, शिक्षक ने पढ़ाया, ठीक, और क्या पढ़ाया, ठीक। तो जहां पर दो ऑप्शन आपको मिल जाए कि क्या पढ़ाया, कि मतलब किसे पढ़ाया, ठीक, और किसको पढ़ाया, छात्र को पढ़ाया, और किसने पढ़ाया, शिक्षक ने पढ़ाया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहे किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में वचन, किसका प्यारे बच्चों, वचन का सही प्रयोग हुआ है। सबसे पहले जानिए वचन क्या होता है प्यारे बाबू भैया बच्चों, वचन किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए, वचन किसे कहते हैं, ठीक। कितने लोग तो वचन का नाम लेते ही हु वाला वचन चलने लगता है प्यारे बच्चों दिमाग में, कि 7 फेरों के 7 वचन। ये बाबू 7 वचन तभी लोगे, तभी जब नौकरी मिलेगी, पढ़ोगे लिखोगे नौकरी मिलेगी, नहीं तो वो भी नहीं पूछने वाली है, बेरोजगारों को कोई नहीं पूछने वाला है। आई बात समझ में, चाहे कोई भी हो, जब तक आप बेरोजगार हैं कोई आपको पूछने वाला नहीं होता है प्यारे बच्चों। इसीलिए किसी ने कहा है कि देर से ही बनिए लेकिन जरूर कुछ बनिए, क्योंकि लोग वक्त बीतने के साथ आपकी खैरियत नहीं पूछते, आपकी हैसियत पूछते हैं। आई बात समझ में, जब समय बीत जाए ना, ये क्यों ना पूछिए ये बाबू कैसे हवा, ठीक, सब आपकी हैसियत देखेंगे, ठीक, तब आपके पास आएंगे, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक। तो वचन क्या होते हैं वो भी नहीं पूछेगी। आई बात समझ में, जब ब्याह तबे हुई, जब नौकरी मिली, पढ़वा लिखवा कमावा कुछ। आई बात समझे प्यारे बच्चों, तो कहना किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ। सबसे पहले जानिए वचन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, वचन क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से, क्या प्यारे बच्चों, शब्द के जिस रूप से यह पता चले, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से यह पता चले, क्या पता चले, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि कोई वस्तु एक है या अनेक है, ठीक, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि कोई वस्तु अनेक है या फिर कोई वस्तु एक है या एक से अधिक है, कोई वस्तु एक है या एक से अधिक है, एक है या एक से अधिक है, वहां पर कुछ एक से अधिक है, ठीक,
अर्थात सीधी सी बात प्यारे बच्चों, जहां पर संख्या का बोध हो, किसका बोध हो, संख्या का बोध हो, किसका बोध हो, संख्या का बोध हो, वहां क्या होता है, वचन की बात करते हैं। बात समझे कि शब्द के जिस रूप से पता चले कि कोई वस्तु एक है या एक से अधिक है, वहां पर क्या, वहां हमारा क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। आई बात प्यारे बच्चों समझ में, चाहे हिंदी हो और चाहे अंग्रेजी हो, ठीक। वचन कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, दो ही वचन होते हैं। एक होता है एक वचन और एक होता है आपका क्या, बहुवचन। एक वचन और एक होता है प्यारे बच्चों क्या, बहुवचन। आई बात समझ में। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, संस्कृत में तीन वचन होते हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में वचन की संख्या कितनी होती है, दो। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। कौन कौन से प्यारे बच्चों, एक हमारा होता है एक वचन और एक होता है हमारा बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। और वचन किसे कहते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले या यह ज्ञात हो कि कोई वस्तु एक है या एक से अधिक, वहां क्या होता है, वचन का प्रयोग करते हैं। बात समझे, वहां हम किसकी बात करते हैं, वचन की बात कर रहे हैं, ठीक। कह रहे हैं मेरी होश उड़ गई। अरे भाई मेरी होश उड़ गई, ये तो सुनने में ही अशुद्ध वाक्य लग रहा है कि मेरी होश उड़ गई। नहीं भाई, ये तुम्हारा क्या है, गलत है। हमारा होश उड़ गए। अरे भाई अगर यहाँ होता हमारे होश उड़ गए, तब हमारा वचन का सही प्रयोग हुआ होता। कह रहे हैं मैं होश उड़ गई, ये तो सरासर गलत है। कह रहे हैं मेरे होश उड़ गए, अर्थात बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन द वाला, मेरे होश उड़ गए। ना कि मेरी होश उड़ गई, ना ही हमारा होश उड़ गए, ना ही मैं होश उड़ गई। क्या होगा, मेरे होश उड़ गए। आई बात समझे प्यारे बच्चों। फिर ध्यान दीजिए, करे राम ने बाण से रावण को मारा, ठीक। राम ने बाण से रावण को मारा। वाक्य में बाण से किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, बाण से में कौन सा कारक है। अरे भाई आप कारक बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक। पढ़ रहे हैं नहीं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्राण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, पढ़ रहे नहीं, पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक। तो कह रहे हैं कि राम ने बाण से रावण को मारा। वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है बताइए, करण कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है या फिर अपादान कारक है प्यारे बच्चों, ठीक। कैसे पहचानेंगे आप, देखिए आप पढ़ते नहीं हैं, देखिए कैसे पढ़ते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, उनकी विभक्तियों के द्वारा कारक की पहचान करते हैं। कर्ता कारक विभक्ति क्या होती है, ने, कि कर्ता ने, राम ने, ठीक। फिर लेकिन हमसे ने नहीं पूछा है, ठीक। कर्ता ने कर्म को, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक की विभक्ति क्या होगी प्यारे बच्चों, को। करण से या के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, के द्वारा। आई बात समझ में, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। अपादान से अलगाव, अपादान से अलगाव, अपादान से अलगाव, अपादान से अलगाव। आई बात प्यारे बच्चे समझ में, ठीक। अपादान से अलगाव। लेकिन हमारा इतने में ही काम चल जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। हमारा पूछा क्या है कि राम ने रावण को, राम ने रावण को, राम ने बाण से रावण को मारा। वाक्य में बाण से यानी से विभक्ति कहाँ आई है, किस कारक में आई है प्यारे बच्चों, देखिए करण कारक में। तो हमारा कौन सा कारक होगा, करण कारक। अर्थात जहां पर साधन की बात की जाए, सीधी बात जानिए कि जहां पर साधन की बात की जाए वहां पर कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। करण कारक की सबसे अच्छी पहचान होती है जहां पर साधन की बात की जाए। किसकी बात की जाए, साधन की। कि मैं, आप बताइए इसमें कौन सा कारक है, मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं या कलम के द्वारा लिखता हूं। मैं कलम से लिखता हूं या कलम के द्वारा लिखता हूं। तो मेरा लिखने का साधन क्या है भाई, लिखने का साधन मेरा क्या है, कलम है। लिखने का साधन मेरा क्या है, कलम है। तो यहाँ कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। आई बात समझे प्यारे बच्चों, करण कारक होगा। अपादान कारक क्या होगा, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या होगी, अलग होगी, वहां पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए, अपादान से अलगाव। जैसे अपादान कारक का उदाहरण अगर मैं देखूं प्यारे बच्चों, मैं लिख दूं बंदर छत से कूदा, बंदर छत से कूदा, बंदर छत से कूदा। अर्थात बंदर छत से क्या हो रहा है,
अलग हो रहा है। बंदर छत से क्या हो रहा है, बंदर छत से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, कि बंदर छत से कूदा। तो यानी हमारा यहाँ क्या होगा, अपादान से अलगाव। जहां पर अलग होने की बात होगी वहां अपादान कारक, और जहां पर साधन की बात होगी वहां पर करण कारक। आई बात समझ में, कि मैं कलम से लिखता हूं तो लिखने का साधन मेरा क्या है, कलम है, तो यहाँ पर कौन सा कारक, करण कारक। ठीक, राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा, बाण से मारा, तो यानी यहाँ कौन सा कारक है, साधन क्या है मारने का, बाण, तो करण कारक होगा। आई बात समझ में प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करे, कौन सा युग्म असंगत है भाई, कौन सा युग्म असंगत है, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा है जो क्या है, असंगत है। यानी असंगत मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जिसका सही से प्रयोग नहीं हुआ है, जो क्या है, गलत है। असंगत का मतलब क्या है, जिसका सही प्रयोग नहीं हुआ है, या फिर जो क्या है, गलत है। ठीक, जिसकी संगत सही नहीं है, ठीक, जिसकी संगत सही नहीं है, जो गलत है। कहने कौन सा युग्म असंगत है, मैंने उसे पढ़ाया, ये बताइए, मैंने उसे पढ़ाया, यहाँ पर कर्ता कारक है, या फिर पेड़ से फल गिरा, करण है। ये देखिए यह गलत लिखा है, करण नहीं प्यारे बच्चों, करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, सुधार लीजिए पहले इसको, करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। अभी मैंने आपको कारक को अच्छे से समझाया। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे, इसमें क्या गलती है, कि कौन सा युग्म क्या है, असंगत है। मैंने उसे पढ़ाया है, मैंने उसे पढ़ाया है, यहाँ कर्ता कारक है, या फिर पेड़ से फल गिरा करण कारक है, या प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है संबंध कारक है, या फिर आजकल वह घर पर ही है अधिकरण कारक है। यानी इन चारों में से ना प्यारे बच्चों, तीन थे तो सही होगा, एक ही ऐसा होगा ऑप्शन जो क्या होगा, असंगत होगा। ये बताइए, मैंने उसे पढ़ाया, ये देखिए मैंने उसे पढ़ाया, किसने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, कर्ता कारक, ये तो हमारा वाक्य क्या है, सही है। ठीक, प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है, प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है, अर्थात किसका उपन्यास है, प्रेमचंद का। और तो संबंध कारक की पहचान क्या होती है, संबंध कारक है, यहाँ पर सही है ये वाक्य। क्या पहचान होती है संबंध कारक की, कि का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, ये विभक्तियां जहां पर आ जाती हैं वहां पर कौन सा कारक होता है, का, की, के, ठीक, रा, री, रे, रा, री, रे, ये विभक्तियां जहां पर आ जाती है वहां कौन सा कारक होता है, संबंध कारक। तो प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है, यानी यहाँ कौन सा कारक है, संबंध कारक। हमारा ये भी वाक्य क्या है, सही है। कर आजकल वह घर पर ही है, आजकल वह घर पर ही है, अर्थात कहां पर है, घर पर ही है, अर्थात जहां पर ना प्यारे बच्चों, जहां पर में या फिर पर, में या पर विभक्तियां आ जाएं वहां पर क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। यानी हमारा ए वाला ऑप्शन भी क्या है, सही है। आजकल वह घर पर ही है, कहाँ है, घर पर ही है, यानी पर आया तो यहाँ कौन सा कारक, अधिकरण कारक। जैसे अधिकरण कारक के एक उदाहरण और आपको समझाऊं, आप बीती, अर्थात आप पर बीती, आप पर बीती, पर शब्द आया ना तो वहां भी कौन सा कारक, अधिकरण कारक। ठीक, पर शब्द आया तो वहां भी कौन सा कारक, अधिकरण कारक। लेकिन हमसे पूछा कौन सा युग्म असंगत है, मैंने उसे पढ़ाया, कर्ता कारक। पेड़ से फल गिरा भाई, पेड़ से फल गिरा, यानी पेड़ से फल क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, अलगाव हो रहा है। हम आपके क्या बताए थे कि जहां पर अलगाव हो, जहां पर अलगाव हो, से अलगाव, ठीक, से अलगाव, जहां पर कोई चीज क्या होती हो, अलग होती है, वहां कौन सा कारक होता है। फिर से सुनिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, आ से अलगाव और आ से अपादान कारक, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, पेड़ से फल गिरा, अर्थात पेड़ से फल तो गिर रहा है लेकिन फल क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, अर्थात दोनों के बीच संबंध क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ कौन सा कारक होगा, पेड़ से फल गिरा, यहाँ अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा प्यारे बच्चों, अपादान कारक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बा वाला। हमारा कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, बा वाला, बा वाला हमारा ऑप्शन सही नहीं है, यही वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही नहीं है। पेड़ से फल गिरा करण कारक नहीं है। बाकी मैंने उसे पढ़ाया है, मैंने उसे पढ़ाया, भाई जोर किस पे दिया जा रहा है, कर्ता पर। किसने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है, तो कर्ता कारक। प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है, अर्थात का विभक्ति आई, हम बताए जहां का, की, के, रा, री, रे आए वहां संबंध कारक। ठीक, फिर मैं आपको बताया आजकल वह घर पर ही है, यानी जहां में और पर रहता है वहां कौन सा कारक,
अधिकरण कारक। लेकिन पेड़ से फल गिरा, यहाँ से तो आया, से देखकर आप क्या गलती करते कि से आया तो क्या हो गया यहाँ पर करण कारक। लेकिन हम क्या बताए थे, से के साथ साथ साधन का भी बोध हो, कि साधन का बोध हो कि पेड़ से फल गिरा है, ठीक, पेड़ के द्वारा फल गिरा, कोई साधन इसमें आ रहा है नहीं। साधन की जब तक बात नहीं होगी तब तक करण कारक नहीं होगा। यानी यहाँ अलगाव की बात हो रही है कि पेड़ से फल गिरा, यानी पेड़ से फल क्या है, अलग हो रहा है। बंदर छत से कूदा, अभी इसके पहले उदाहरण दिया था कि बंदर छत से कूदा, यानी कौन सा कारक हो गया आपका, बंदर छत से कूदा, अपादान कारक, अपादान कारक। यहाँ दो चीजों की किसकी बात हो रही है, अलगाव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, देखिए ये क्या हो रहा है, इससे हथेली क्या हो गई, अलग हो गई। यही बात समझे तो कौन सा कारक हो गया आपका, अपादान कारक। यही युग्म आपका क्या था, असंगत है। बहुत ध्यान से क्वेश्चनों को समझेंगे। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बा वाला। कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, बा वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द है। प्यारे बच्चों कह रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन क्वेश्चन में तो कोई वाक्य रेखांकित किया ही नहीं है, यानी मिस टाइप हो गया। तो यहाँ देखिए इसको कर लीजिए, ये क्या पूछ रहे हैं, उसकी पूछ रहे हैं। कह रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द है। बताइए कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तो यहाँ किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चों, सर्वनाम की। तो सबसे पहले आप जानिए सर्वनाम क्या होते हैं। आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम का अगर कभी आपसे क्या पूछे प्यारे बच्चों, शाब्दिक अर्थ पूछे, क्या पूछे, सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। देखिए मैं अभी इसकी परिभाषा नहीं बता रहा हूं, अभी इसका शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं कि सर्वनाम का क्या अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ सबका नाम। लेकिन अगर सर्वनाम की परिभाषा की बात करें, डिफिनेशन की बात करें, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, कि जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, ठीक, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जो क्या करते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जैसे मैं कह दूं कि राम घर जाता है, मैं कह दूं कि राम घर जाता है, राम घर जाता है। ये देखिए यहाँ पर राम क्या है, हमारी संज्ञा है। मैं ऐसे कह के ना कहूं कि राम घर जाता है, ना कह के कह दूं कि वह घर जाता है। कौन घर जाता है, वह घर जाता है, वह घर जाता है। तो जो हमारा प्यारे बच्चे वह शब्द आया ना, ये हमारा क्या है, सर्वनाम है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम का टाइप पूछा है। तो प्यारे बच्चों जो आपका सर्वनाम होता है ना, कभी भी सर्वनाम को सर्वनाम ना पढ़ के आप मेरे कहने पे क्या पढ़ना, छर्वनाम पढ़ना। क्या पढ़ना, छर्वनाम पढ़ना। इससे आपको पता चलेगा कि मैं सर्वनाम को छर्वनाम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्यारे बच्चे जो सर्वनाम होता है ना, ये कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है हिंदी में सर्वनाम, 6 प्रकार का होता है। ये बात प्यारे बच्चे समझिए, कितने प्रकार का होता है, 6 टाइप्स के। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, द प्रोनाउन इज आर 6 टाइप, यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार का होता है। ये बात समझिए प्यारे बच्चों, यानी सर्वनाम को सर्वनाम पढ़ के क्या पढ़िए, छर्वनाम पढ़िए। ठीक, तो जो आपके 6 टाइप सर्वनाम होते हैं उनमें से 4 सर्वनाम तो आपके लिखे हुए, देखिए कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। बाकी जो 2 बच्चे हैं प्यारे बच्चों ना, उन दोनों को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। एक होता है आपका जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, वैसे एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये जो 6 प्रकार हैं सर्वनाम के ना, वो कौन कौन से हैं, निश्चयवाचक वहां ऊपर लिखा है, देखिए। एक क्या बचा आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और एक आपका क्या प्यारे बच्चों बचा, प्रश्नवाचक। यानी प्रश्नवाचक भी आपका एक क्या होता है, सर्वनाम होता है। ये बात समझिए, प्रश्नवाचक भी आपका एक क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रश्नवाचक भी एक आपका क्या होता है, सर्वनाम होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि सर्वनाम इनमें से कौन सा सर्वनाम है, तो पूरा सर्वनाम मैं आपको बता दिया कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। और सर्वनाम को सर्वनाम ना पढ़ के क्या पढ़िए, छर्वनाम। यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, लेकिन कह रहा जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द है, यानी जो उसकी शब्द है ना, यह कौन सा सर्वनाम है, उसकी शब्द में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है प्यारे बच्चों। जब कभी भी वाक्य में जिसकी उसकी
जैसे शब्द आ जाए तो वहां समझ जाएगा कौन सा सर्वनाम होता है प्यारे बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम। यानी जिसकी और उसकी, यानी क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो बोओगे वो काटोगे, जो बोओगे वो काटोगे, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हमारा कौन सा सर्वनाम हो गया प्यारे बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। आई बात समझे प्यारे बच्चों, कौन सा सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, तो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ आ गया कि निश्चयवाचक सर्वनाम है प्यारे बच्चों। कैसा सर्वनाम पूछ रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, निश्चयवाचक सर्वनाम पूछ रहा है प्यारे बच्चों। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, कह रहे निश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, क्या, कहाँ या यह। अभी मैं आपको समझाया, देखिए चाहे कहाँ हो, क्या दिया है कहाँ, तो कैसा सर्वनाम है प्यारे बच्चों, यह तो हमारा कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कहाँ हमारा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक, और यहाँ पर क्या आया, क्या, क्या भी हमारा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक, कोई, ठीक, कोई आया है, जैसे मैं कोई वाक्य लिख दूं कि कोई आया है, आप जान नहीं रहे हैं कि कौन आया है, कह रहे हैं कोई आया है, कोई आया है, यानी यहाँ पर वाक्य क्या है, निश्चित नहीं है कि कौन आया है, कोई आया। जब निश्चित नहीं है तो क्या ऐसा सर्वनाम हो गया, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कैसा सर्वनाम हो गया प्यारे बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम है, कोई आया है, तो कैसा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, फिर क्या था कि कहाँ और क्या, ये तो प्रश्नवाचक हो गया। तो आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है ना कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, या यह पेन मेरा है, यानी निश्चित है कि यह पेन मेरा है। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, कौन सा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, यह है हमारा द वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। आई बात समझ में, साफ सर्वनाम जान गए। फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको कि सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वनाम। ठीक, और सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद। कैसे पता, सर्वनाम को सर्वनाम ना पढ़ के क्या पढ़िए, सर्वनाम पढ़िए। ठीक, और उन 6 भेदों में कौन कौन से उनके क्या नाम है प्यारे बच्चों, मैं आपको क्या बताया, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम की क्या पहचान करते हैं, अर्थात एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होगा, निर्भर होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोएगा वो काटेगा, एक ऐसा सर्वनाम है संबंधवाचक। जहां पर प्रश्न पूछने की बात हो कि कौन आया है, ठीक, कौन, कहाँ, क्या, कैसे, तो यहाँ पर कैसा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, जहां पर कोई चीज निश्चित नहीं हो कि कोई आया है तो कैसा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आई बात समझे प्यारे बच्चों, लेकिन हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यह हमारा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी कलम है। आई बात समझे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कर रहे आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए प्यारे बच्चों। क्या कर रहे हैं, आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए, अर्थात ऐसा इन चारों में से कोई वाक्य होगा जिसमें किसका बोध हो रहा होगा, आज्ञा का बोध हो रहा होगा। जैसे मैं कह दूं कि तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, अर्थात मैं आपको क्या दे रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं, आदेश दे रहा हूं कि आप घर चले जाइए, आप घर चले जाइए या तुम घर जाओ। ठीक, तो इसी तरह का है आज्ञावाचक वाक्य है, उसने दरवाजा खोला। ये बताइए, उसने दरवाजा खोला, यहाँ पर कहीं किसी को आप कोई आज्ञा दे रहे हैं या कोई आपको आज्ञा दे रहा है उसने दरवाजा खोला, नहीं भाई, ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं सही होगा। उसके द्वारा दरवाजा खोला गया, उसके द्वारा दरवाजा खोला गया, भाई ये कैसे, ये भी तो हमारा गलत है। चाहे उसने दरवाजा खोला चाहे उसके द्वारा दरवाजा खोला, ये हमारा आज्ञावाचक वाक्य नहीं है। क्या वह दरवाजा खोल पाएगा, क्या वह दरवाजा खोल पाएगा, अरे भाई यहाँ पर क्या आ गया, जब क्या आ गया तो कैसा वाक्य हो गया भाई, ये तो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है ना। कैसा वाक्य है कि प्रश्नवाचक है, कैसा है, क्या शब्द आ गया तो कैसा है, प्रश्नवाचक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए, तो ये बताइए जल्दी दरवाजा खोलो, अर्थात जल्दी दरवाजा खोलो, आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि जल्दी दरवाजा खोलो, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सा वाला। आई बात समझ में, सा वाला ही हमारा क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन
करें सर्वनाम के कितने भेद हैं? अरे भाई चुटकियों में उड़ा दीजिए। अभी आपको समझाएं कि सर्वनाम को आप सर्वनाम ना पढ़िए। सर्वनाम ना पढ़ के क्या हमेशा याद रखिएगा, सर्वनाम ना पढ़ के क्या कहिए इसे, ये छर्वनाम है। क्या है? छर्वनाम। जब सर्वनाम को छर्वनाम कहेंगे ना बाबू, तो आपको समझ में आ जाएगा सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। 6 प्रकार का होता है। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं प्यारे बच्चों? 6 भेद हैं। अभी कोई संख्या है आपको? ऐसे क्वेश्चनों को तो चुटकियों में उड़ा दीजिए जब आपको इतना अच्छे से सर्वनाम सौरभ सर ने पढ़ा दिया है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, ठीक, करें सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, सार्वनामिक विशेषण प्यारे बच्चों अभी आपको समझाया कि विशेषण क्या होता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि सार्वनामिक विशेषण है, तो आप पहले आपको बताया कि विशेषण और प्रविशेषण आपको समझाया कि विशेषण क्या होता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होता है। ठीक, और प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए। ठीक, विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। लेकिन जो प्रविशेषण होता है यह विशेषण की भी विशेषता बताता है। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि सार्वनामिक विशेषण है, करा जो सर्वनाम के बाद आता है वह सार्वनामिक विशेषण है, या फिर जो संज्ञा के पहले आता है वह सर्वनामिक विशेषण है, या जो क्रिया के बाद आते हैं वह सर्वनामिक विशेषण है, या फिर जो संज्ञा के बाद आते हैं वो सर्वनामिक विशेषण होते हैं। तो कह रहा है इनमें से सर्वनामिक विशेषण कौन सा होगा प्यारे बच्चों? जो सर्वनामिक विशेषण होता है ना वह संज्ञा के पहले आते हैं। किसके पहले आते हैं प्यारे बच्चों? संज्ञा के पहले। अर्थात संज्ञा के पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। आई बात समझे प्यारे बच्चों? ना तो क्रिया के बाद आते हैं और ना ही संज्ञा के बाद आते हैं और ना ही सर्वनाम के बाद आते हैं। जो सार्वनामिक विशेषण होता है वह संज्ञा के पहले आता है। संज्ञा के पहले आने वाला विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन करें आलस्य शब्द का विशेषण है। आलस्य शब्द का विशेषण है, अर्थात इन चारों में से बताइए कि आलस्य शब्द का सही विशेषण क्या है प्यारे बच्चों? क्या आलस का विशेषण अलसाना है? जी नहीं। आलस का विशेषण आलस है? नहीं बाबू। करें आलस का विशेषण अलस है? नहीं। ना तो आपका ए सही है, ना ए सही है और ना ही ए सही है। आलस्य का सही विशेषण क्या है? वह बहुत ही आलसी व्यक्ति है। वह बहुत ही आलसी व्यक्ति है। तो आलस्य शब्द का सही विशेषण क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आज देखेंगे हम कि व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। अभी आपको बताए कि वचन क्या होता है। वचन क्या होता है? वचन का मतलब क्या होता है? अर्थात संख्या की बात की जाए जिससे आपको यह पता चले शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कोई वस्तु एक है या एक से अधिक है, वही हमारा क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो वहां पर 2 ही वचन होते हैं। चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो वहां पर वचन कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा एक वचन और एक हमारा क्या होता है? बहुवचन। एक होता है हमारा एक वचन और एक हमारा क्या होता है? बहुवचन। लेकिन जो हमारी संस्कृत होती है उसमें कितने वचन होते हैं प्यारे बच्चों? संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? अर्थात जिससे उसकी संख्या का ज्ञात हो, अर्थात कोई वस्तु एक है या एक से अधिक है। तो व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? संख्या होता है, ना कि प्रतीक्षा होता है, ना ही बोली होती है और ना ही भाषा होती है। प्यारे बच्चों कैसे लगे आज के प्रश्न? आशा करता हूं आपको आज के प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, मन से पढ़िए। जो भी प्रश्नों को पढ़ना है बहुत ध्यान से पढ़िए प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? क्योंकि परीक्षाएं आपकी सामने आपके आ गई हैं। आई बात समझ में? अब ज्यादा इधर उधर घूमिए मत। बहुत आपने अभी तक ऐश किया, इधर उधर घूमा, बहुत नात रिश्तेदारी गईला लोगन, बड़ा पूरी खैले बा इधर उधर घूम के लगन में। ठीक, अब बिल्कुल भुला जाइए। अब सामने परीक्षा आ गई तो मन से लग जाइए। ठीक, जितनी चीजें पढ़ाई जाए उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, उसके बाद उसको रिवाइज करिए। ठीक, तब जाके आप कहीं परीक्षा में सफल हो पाएंगे। ध्यान रहे ना, आज का दौर कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है प्यारे बच्चों कि अगर 50 नौकरी नहीं करे लेना तो 5 लाख फार्म पड़ेला बाबू। ठीक, इसीलिए मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। एक बार पुनः मेरा प्रणाम।